नमस्कार, मेरा नाम है राजा गोयल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बात बोले इंडिया। हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, अगर हम खेल जगत से कहें तो विराट कोहली, विश्व पटल से देखें तो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब अपनी सफलता को बाबा नीम करोड़ी की कृपा मानते हैं। उन्हीं बाबा नीम करोड़ी धाम से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर मैनपुरी जनपद के बेवर कस्बे में महाराज जी की रसोई चल रही है, जहां लगभग 1000 लोगों को निःशुल्क भोजन प्राप्त होता है। अन्नदान, वस्त्रदान और कई तरह के जो मानव सेवा मानकर करते हैं। आइए मिलाते हैं विनोद शुक्ला जी से, जिनके द्वारा ये मुहिम प्रारंभ की गई। नमस्कार भाई राजा भाई, और आपने अपने चैनल पर हमें पुनः बुलाया है, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और उम्र में बड़े होने के नाते हम आपको आशीर्वाद भी देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्ला जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो रसोई, बाबा जी की रसोई जो आपने प्रारंभ की है, इसका मेन उद्देश्य क्या था और कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, इस विचार की? मित्रों, जैसा कि राजा भैया ने पूछा कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, मनुष्य के जीवन में 3 चीजें मूलभूत हैं जी। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी जीवन को चलाने के लिए चाहिए, अगर आदमी को रोटी नहीं मिलती तो जीवन नहीं चलेगा। दूसरी आवश्यकता कपड़े की है, तन ढकने को चाहिए, और इसके बाद मकान की। तो हर व्यक्ति को जो इस समाज में आया है जी, तो समाज में हर व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जी हाँ, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हर व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि वो जिस समाज में अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, वो समाज को क्या दे रहा है, और समाज को देने की जब बात आती है तो मेरा तो हर व्यक्ति से यह कहना है कि आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, समाज के लिए आप कुछ करें, और समाज के लिए यदि आप कुछ करेंगे तो फिर देश के लिए होगा। बिल्कुल होगा। तो रसोई, अभी पिछले समय हमारे देश ने एक त्रासदी झेली कोरोना की, और कोरोना में व्यक्ति, इंसान तरस गया रोटी के लिए। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा वैश्विक महामारी थी, सारे जगत में, पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ था। तो हम जिस जगह बैठे हैं, महाभारत कालीन संत विदुर जी की समाधि स्थल पर, ये प्लेस महाभारत से हमें जोड़ता है। तो कोरोना का समय चल रहा था और यहां से बड़ी बड़ी दूर से कोई अपनी मां को लेके, कोई बेटे को लेके, बेटी को लेके, और सैकड़ों मील की दूरी लोगों ने पैदल की। और उस समय लोग एक दूसरे से दूरी बना के चलते थे। हाँ। ऐसे में भोजन सबको चाहिए था, और भोजन के बिना जीवन क्या झेला है। सबने सहयोग किया। उसमें मेरे परिवार ने ये डिसाइड किया कि हम जहां पर हैं, जीटी रोड के किनारे हैं, और जीटी रोड से बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, तो हम इनको कुछ अन्नदान करें। तो प्रश्न ये उठा कि क्या खिलाया जाए, और उस समय चाहे रोटी हो, चाहे पूरी हो, चाहे कोई खाद्य सामग्री है, फल है, जहां से जो मिल रहा था वो बांटने का प्लान बनाया। अब आपके परिवार के द्वारा? जी 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 जी। मेरा एक, हाँ भाई, जो भी है थोड़ा बहुत। मेरा एक बेटा है जो वेल एजुकेटेड है, LLB LLM है, और वो भी घर पे था, पत्नी हमारी घर पे, और परिवार के जो सदस्य, हमारे माँ पिताजी भी उस समय थे। तो सब लोगों ने ये कहा कि हम लोग कुछ खाना बनवाएं और इन लोगों को खाना वितरित करें। तो इसी जगह यहाँ के महंत ब्रह्मचारी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ,
हृदय से आभार प्रकट करता हूं आज खुल के कि उन्होंने हमें इजाजत दी कि आप यहां अपना स्टाफ लगा लीजिएगा। और यहां पूड़ियां तली गई, आप कुछ देख रहे हैं साथ में, यहीं बगल में हलवाई बैठा था और उसने पूड़ियां तली, सब्जी बनाई और हम लोगों ने उसे बांटने का काम किया। तो हम ये जानना चाह रहे थे, ये जो उत्पत्ति हुई है ये कोविड के बाद हुई है या कोविड से पहले? रसोई की जो भावना है तो वो हम लोग पहले भंडारे किया करते थे, कभी 2 महीने में, 6 महीने में कुछ किया और प्रसाद के रूप में किसी मंदिर पे ले जाके, किसी भट्टे पे ले जाके ये कर दिया। अच्छा। लेकिन जब ये कोविड हुआ, जब लोग गए यहां से निकले, तो उस समय जब ये लगातार ये भोजन वितरण का काम किया, अब जैसे भोजन बन गया, आपको मैं सच में बताऊं वो त्रासदी ऐसी थी कि जब भोजन लेकर जाते थे तो मोटरसाइकिल की डिग्गी में भर लिया, झोले में भर लिया और दूर से पैकेट पकड़ाते जा रहे हैं। एक मनोज यादव, एक डर भी रहता होगा। वो मास्क लगाए थे, सब कुछ थे, लेकिन जो दिल में जो भावना थी कि हम लोगों को, चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों को सेवा कर पाए, जो आज अन्न के लिए परेशान हैं, भूखे हैं। पैसे से रोटी नहीं मिलती कभी, नहीं, बिल्कुल। रोटी का महत्व तो अलग है। तो लोगों के पास उस समय जेब में पैसा था, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा था, भोजन नहीं मिल रहा था। तो वो हम जब बांटते थे जाके, एक मनोज यादव जी हैं जिनका स्कूल है जीटी रोड पर, तो वो एक स्टेशन बनाया जीटी रोड पर कि वहां जाके जो 50 किलो, 1 कुंटल या 2-2 कुंटल की जो पूड़ियां बनी, वह चुपचाप वहां रख दी। अब एक डर भी था उस समय डर ये था कि प्रशासन कहीं पर ऐसा कोई काम नहीं होने देना चाहता था, जिससे उनकी भी बात सही थी कि लोग मिलेंगे जुलेंगे तो कोविड और फैलने का चांस ज्यादा है। लेकिन वो हम लोग कई बार थोड़े से प्रभावित हुए उससे, लेकिन क्वारंटीन बने रहे, फिर कुछ लोग करते रहे और इस तरह से वो चलता रहा। उस समय मेरे मन में ये आया, त्रासदी आई और चली गई, मेरे मन में ये आया कि अन्नदान की मुहिम हम उन लोगों के लिए लगातार क्यों नहीं चला सकते जिन्हें आज एक समय भी भोजन नहीं मिल पाता है। और ये सुनने में बड़ी अजीब बात है। बात यह है कि भोजन जो आदमी कमाता है खाता है, जी बिल्कुल, लेकिन बहुत ऐसे लोग हो जाते हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं या भट्टा श्रमिक हैं या जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास आय का उतना साधन नहीं होता कि जो दोनों समय वो भोजन बनवा सके। ये सच्चाई है, आज भी है। और मैं अपने चैनल पर महाराज जी की कथाएं सुनाता हूं, बाबा नीव करोड़ी कथाएं दस्तक मीडिया पे मैंने देखा है। बहुत शानदार कथाएं आपकी बाबा की, और बहुत खोज के भी लेके आते हैं, मैंने देखा है। खोज कर करके उसमें जो है महाराज जी की गाथाएं और कथाएं, ये सब उन्हीं की कृपा है और मैया का आशीर्वाद है। माता ज्वाला देवी के प्रांगण में हम बैठे हैं, तो वहां से मैंने प्रार्थना की कि महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसी रसोई चलाएं जहां लोगों को भोजन न मिलता हो, वो आए, अपना प्राप्त करें और चले जाएं। अच्छा। तो बेटे ने कहा कि पापा ये ठीक है, और उस समय बेटा पढ़ रहा था, तो घर में जो सदस्य थे सबकी सम्मति हुई, और जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है घर का, तो वहां इसका इस तरह से शुभारंभ हुआ जी। अब 3 मई 2022 को, ये तिथि इसलिए याद है कि इसी दिन पहला भंडारा हमारे यहां बना महाराज जी की रसोई के नाम से। पहले जो भंडारे बने वो इस तरह के थे कि भाई बना लो और बांट दो या खिला दो, और फिर कोई जरूरी नहीं कि हम दूसरे दिन करेंगे या चौथे दिन करेंगे। तो चाय नाश्ता सबसे पहले शुरू किया, केवल चाय नाश्ता। क्या टाइम रहता था इनके लिए? सुबह 8 बजे से 9 बजे
वो समय रहता था तब भी और आज भी चल रहा है। आज चौथा वर्ष चालू हो गया है और चौथे वर्ष में निरंतर प्रक्रिया चल रही है। और फिर धीमे से ये भोजन जो व्यवस्था है वो भी लोग जुड़ते गए और वो कहते हैं ना कि कारवा बनता गया। तो 1 बजे से 2 बजे तक भोजन प्रसाद होता है। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक प्रातः वेले का नाश्ता होता है और सायकाल में 4 बजे से 5 बजे तक पुनः नाश्ता होता है। तो ये 3 पालियां आज उस स्थान पे चल रही हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, इस आपके भंडारे में लगभग कितने लोग प्रसादी ग्रहण कर लेते होंगे या भोजन प्राप्त कर लेते होंगे एक दिन में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब ये प्लान बना तो मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैं ये नहीं कर पा रहा था कि इसको भंडारे के रूप में मैं घोषित कर दूं। हमारे एक मित्र हैं श्री द्रोण शुक्ल जी, तो फर्नीचर बन गया था उस समय और व्यवस्था कर ली थी कि ऐसे लोग आएंगे, ऐसे चाय लेंगे, ऐसे खाना लेंगे। लेकिन कहीं निमंत्रण भी होता है तो लोग एक बजट बना लेते हैं कि 400 आदमी का बनना है या 500 आदमी का बनना है, 100 लोगों की दावत है तो इतना बना लो और इतने में हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब ये कह दिया जाए कि भाई जो आएगा उससे मना नहीं करेंगे, तो वो एक दिल में ऐसा लगता था, एक तरह से मुझे ये नहीं हो पा रहा था कि हम इस काम को शुरू करें और इच्छा बलवती थी। तो मैं द्रोण शुक्ल जी को हृदय से मैं आभारी कहूं या मैं यूं कहूं कि गाड़ी बिल्कुल बन के खड़ी थी और एक स्विच दबाना था, ऐसा द्रोण शुक्ल जी ने किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि अब आपको पता नहीं कि कितने लोग आएंगे, तो आप 2 किलो दूध की चाय बना के बैठो और आप बांटिए और जब खत्म हो जाए 2 किलो की तो जो शेष लोग रह जाएं उनसे कहिए भाई अब कल आइए। ये बड़े साधारण शब्द देखने में लग सकते हैं, सुनने में भी ऐसा लगता हो कि साधारण सलाह है, लेकिन ये हमारे लिए रामबाण साबित हुई। हमने जब पहले दिन चाय बनाई, नाश्ता रखा और लोग आने शुरू हुए तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जितनी चाय बनी थी उतने ही लोग आए थे। न कोई चाय के लिए रह गया था और न चाय कंटेनर में बची थी। सच्ची। और जब ऐसा हुआ था, आप रोकते खड़े हो रहे हैं इस चीज को याद करते हुए, जब ऐसा हुआ तो हिम्मत बढ़ी और आज तक चौथा वर्ष है। बड़ी बात नहीं कह रहा हूं कि प्रभु ने ऐसी कृपा की है कि आज तक कोई लौटा नहीं है, जो आया है वो भोजन प्राप्त करके गया है। शुरुआत में 150-200 संख्या हुई जब लोगों को पता चला कि भोजन प्राप्त हो रहा है, और उस स्थल पर 700-800 लोगों ने भोजन किया प्रतिदिन। ये संख्या जब 700-800 हो गई, बड़ा आप देख रहे हैं कि आप एक गली दिखाई पड़ रही है, आपको चित्र भी दिखा दे रहा हूं, मैं वीडियो में दिखा दे रहा हूं कि वो गली में लोग खड़े हैं और इस तरह से ये खड़े होते हैं। आज भी किसी से कोई पूछताछ नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है, कोई जात की बात नहीं है, इंसान व्यक्ति है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर कोई शराब पी कर आया है तो नशा करने वाले को हम भोजन नहीं खिलाते हैं, उसे बाहर कर देते हैं। बाकी के जो भी है आप आए, आप लाइन में लगे और ऊपर आ जाए। एक सिस्टम है, आप देख रहे हैं वीडियो में भी कि आदमी आया है, छत पे गया है। नहीं, मैं आपके दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूं कि ये इस तरह से आते हैं और इस तरह से भोजन प्राप्त किया। सबका अपना सेपरेट भोजन हो जाता है। न किसी को ये दिक्कत होती है कि इस जात वाले ने खा लिया है तो मैं कैसे खाऊं। हालांकि यहां तो हम तो सबको महाराज जी के भक्त मानते हैं, हमारे न कोई जात है न धर्म है। जी। लेकिन छोटी जगह है, छोटा कस्बा है, या ये बात होती है कि इसमें पंडित जी ने खा लिया, इसमें ठाकुर साहब खा रहे हैं, इसमें जाटव जी खा रहे हैं, इसमें वो मियाँ जी खा गए,
तो इसलिए मैं थाली वाली क्रॉकरी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जो सिंगल यूज है वो पत्तल में आप लीजिए, खाइए और डाल दीजिए। तो इस तरह से वो संख्या बढ़ती गई और पहले तो बहुत लोग शौक में आए। अच्छा। जिन सक्षम भी हैं उनके लिए भी हम दरवाजे खुले हैं। बाबा नीम करोड़ी का प्रसाद है, पाइए, तब भी था और आज भी है। लेकिन धीमे 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 अब वही लोग रह गए हैं जो बहुत आवश्यकता वाले हैं। मुझे लगता है कि लगभग 40% 40% लोग ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में हाड़ तोड़ मेहनत की है इस सहारे कि जो हमारी अगली पीढ़ी है वो हमें सहारा देगी। लेकिन बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैंने जो देखा है या मैं देखता हूं कि आज वो सहारा नहीं देती, वो रोटी के लिए मोहताज होते हैं, लेकिन वो बाबा नीम करोड़ी हैं, वो उनको खिलाते हैं। एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा, जिंदगी के एक संघर्ष में जी मैंने खुद फाके खाए हैं। एक दौर ऐसा रहा कि भोजन नहीं मिला और कई कई दिन तक नहीं मिला। तब और अब आज भी मैं ये मानता हूं कि जो व्यक्ति सैकड़ों की संख्या में आज भोजन प्राप्त कर रहे, भोजन प्रसाद पा रहे हैं, यानी कौन सा भाग्यशाली व्यक्ति भोजन प्रसाद लेता है, उसके भाग्य से हमें मिलता है। लोग कहते हैं कि आप चला रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं चला रहा, ना मेरी क्षमता में है। अगर मेरी क्षमता में होता तो मैं खुद फाके क्यों खाता। अच्छा, एक समय आपके जीवन में भी ऐसा आया है? एक दौर आया और उस समय भोजन नहीं मिला, परिवार भूखा रहा। लोगों से कहा नहीं है, लेकिन मैं आज में स्वीकार करता हूं, जो दौर था संघर्ष का, जमीर तब भी साथ में था और आज भी है। और सच में मैं इस जमीर को साथ ही लेके जाना चाहता हूं। लोग कहते हैं कुछ जाता नहीं है, लेकिन हम एक बात मानते हैं कि लोगों का जमीर साथ में जाता है। तो ये रसोई की उत्पत्ति हुई और 3 वर्ष की जो यात्रा रही उसमें मैं देख रहा हूं कि आप भावुक हो चुके हैं। नहीं, क्षमा चाहूंगा कभी कभी बात होती है तो निकलता है। अन्नदान की मुहिम में पहले ई रिक्शा पे भोजन जाता था, फिर महाराज जी ने एक इको गाड़ी लगा दी। नहीं, इसमें जो 1000 की जो मैं बता रहा हूं, अब आपको बता रहा हूं, वो 1000 प्लस में पहुंच चुकी है। अच्छा अच्छा। और उसके साथ और सेवाएं भी चालू हो गई हैं। तो अब जो गाड़ी बनी है, गाड़ी महाराज जी ने दिलवाई है इको की, तो उस पे भोजन बन के जाता है रख के, और यहां से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रेंज में जो भट्टा है, ईंट पथाई के जो है भट्टा श्रमिक हैं। और सच में आज की तारीख में यदि आप देखें तो जो इंसान रह रहे हैं, उन इंसानों में आप कह सकते हैं कि विषम परिस्थितियों में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और ऐसे उनकी परिस्थितियों में महाराज जी की रसोई उनको भोजन प्रसाद भेज पा रही है, यह हम सबका हो भाग्य है। तो इसके अलावा, रसोई के अलावा, आप ई रिक्शा और अपने इको गाड़ी जो महाराज जी की आप बता रहे हैं, गाड़ी आपको दिखाई पड़ रही है? बिल्कुल देख रहे थे हम। हाँ। बाहर खड़ी हुई थी, मैंने देखा था। नहीं, अब दर्शकों को भी हम चाहेंगे आप देख लीजिएगा, ये गाड़ी इस तरह से भोजन इसमें बनता है, रसोई में से उसमें रखा जाता है, और अगला दौर आप ये देखिए बढ़ता कैसे है, ये भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ अलग चलता है भंडारा, उसके बाद जो बचा हुआ रहता है, जो बच जाता है, वो अपना सेकेंडरी श्रमिकों के लिए जाता है कि 2 जगह बनता है? राजा भाई, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि बचा हुआ भोजन कहीं नहीं जाता। भोजन जो बनता है यहाँ रसोई के लिए, जो प्रथम बार में शुरू हुई थी, जो कैंपस आप अभी देख रहे हैं जहां लोग भोजन कर रहे हैं, ये सिस्टम तब भी था और आज भी चल रहा है। उसके साथ
आज भी वही है कि भोजन लगभग उतना ही बनता है कि लोग जितने आते हैं। अगर 4 किलो चावल ज्यादा बन जाते हैं तो 4 किलो खाने वाले महाराज जी भेज देते हैं, एक्स्ट्रा भेज देते हैं। एक्स्ट्रा भेज देते हैं। ये कमाल है, ये अद्भुत संयोग है। ये जो रसोई में काम कर चुके हैं या जो लोग काम कर रहे हैं वो जानते हैं। ये तो शुक्ला जी वही बात हो गई जो जैसे कि टीन घी का नहीं पहुंचा और महाराज जी ने जो है पानी से घी बना दिया। वही हाल नहीं साहब, ज्यादा बन गया है तो साहब ज्यादा लोग आ रहे हैं तुम्हारे लिए पहले से, इसलिए पहले इंतजाम करा दिया तुम्हारा कि 400 लोग ज्यादा आएंगे। और जैसे भट्टा श्रमिकों, अब आज मान लीजिए किसी एक भट्टे पे जा रहा है, दूसरे भट्टे पे जा रहा है तो वहां संख्या है उनकी 100 आदमी है या 150 आदमी है, तो उनके लिए भोजन बनता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी रसोई में 300 आदमी भोजन कर रहे हैं और 300 में इतना बच जाएगा जो 100-150 आदमी खा लेगा, ऐसा नहीं है। उनके लिए अलग से भोजन बनता है और बाकायदा महाराज जी का भोग लगता है। आप भोग देख रहे हैं, इसी तरह से भोग लगता है और फिर वो भोजन प्रसाद के रूप में बनता है। अच्छा, मैंने एक चीज और देखा, यहाँ पे आपके यहाँ बहुत एक बड़ी टीम भी लगी हुई है काम करने के लिए, बहुत से कार्यकर्ता लगे हैं। क्या ये स्वयं सेवी हैं या फिर ये आप इनको सैलरी देते हैं? किस बेस पे ये आपके यहाँ काम करते हैं? देखिए, स्वयं सेवक के रूप में बहुत कम लोग हैं। स्वयं सेवक के रूप में, कार सेवक के रूप में बहुत कम लोग हैं, 2-4 लोग हैं और वो आते हैं, अपनी सेवा देते हैं, चले जाते हैं। अधिकांश जो लोग हैं उनको सबको सेवा के रूप में मतलब जो हम वेतन तो नहीं कह सकते, क्योंकि वेतन जो होता है ना वो एक अच्छी धनराशि होती है और सेवा भाव से लेकर उनको पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है और बिना पारिश्रमिक के हो भी नहीं सकता। ये रोज का काम है जो लोग काम कर रहे हैं और उसमें रसोई में 90% लेडीज काम करती हैं। एक बात और मैं बता दूं आपको यहाँ पर, क्योंकि हम आपके मुझे कोई लगभग 60 का होने जा रहा हूं, तो अब मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये बात कह दूंगा तो उसका क्या असर होगा। जी बिल्कुल। जो महिलाएं काम करती हैं, आज हमारे समाज में बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो घर में ही पीड़ित रहती हैं, जो आपके काम करने आते। बहुत ऐसा वर्ग है उन्हें काम करने के अवसर नहीं है, जो घरेलू हिंसा की शिकार भी होती हैं। लेकिन आज रसोई में बहुत कम संख्या में हम रोजगार दे पा रहे हैं उन्हें। अगर भगवान ने चाहा तो, और मैं तो युवा पीढ़ी से आह्वान करता हूं कि सीएम योजना है, पीएम योजना है, अगर आपके पास धन की कमी है तो वहां से आप धन प्राप्त करें और यहाँ रोजगार खोलें और उद्योग लगाएं और उसमें ऐसे लोग काम करेंगे तो आपके यहाँ भी खुशहाली होगी और उनके यहाँ भी होगी। तो वो महिलाएं यहाँ पे जो काम करती हैं, कभी कभी जब महिलाएं आपस में बात करती हैं, कैमरे लगे हैं और उनकी वॉइस भी सुनते हैं तो बड़ी दर्दनाक कहानी आती है सामने। लेकिन उनसे उन्हें जो आर्थिक संबल मिलता है आपकी रसोई से, महाराज जी की भक्ति भावना मिलती है, उनका जीवन सुधर गया है। और सच में जब वो आपस में कहती हैं कि महाराज जी ने कृपा कर दी है तो मुझे भी बड़ा सुकून मिलता है। बाबा नीम करोड़ी महाराज की महिमा तो अपरंपार है, उसका कोई पार ही नहीं है जी, ये सभी जानते हैं जी। एक बहुत ही ज्यादा विचित्र बात है, आप थोड़ा सा बुरा ना माने तो पूछे। नहीं पूछिए, बैठा हूं। धनराशि है जी, जो आप इतना बड़ा भंडारा जो डेली करते हैं, आदमी एक बार करने के लिए भी सोचता है जी, तो आपके प्रांगण में डेली ये जो भंडारा चलता है, इसका जो पैसा है जी, ये कहाँ से आता है? बहुत अच्छी बात पूछी है। और ये जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, भोजन बनता है, वितरण से पहले एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि आज मुंबई से महाराज जी के एक भक्त ने भोजन कराया है। आज इस भक्त के द्वारा चाय नाश्ता कराया जा रहा है। जिसका नाम लेता हूं उसके द्वारा ही जो धनराशि दी जाती है वो काम वहां पर होता है।
मैं आपको बता दूं, घमंड भरी बात नहीं है, मैं किसी से मांगने नहीं जाता, मैं किसी की रसीद नहीं काटता, किसी से ये कहता नहीं कि आप हमारी धनराशि दीजिए और आपका करवाइएगा। महाराज जी के भक्त इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। किसी का बर्थडे है, उन्होंने कहा कि हम भोजन करवाना चाहते हैं, उन्होंने अपनी तारीख लिखा दी। अब एक बार सिस्टम में तारीख लिख गई तो वो तारीख खाने की उस बंदे की हो गई। अच्छा। अगर उसी तारीख में कोई दूसरा कराना चाहे तो नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। किसी ने कहा हमें नाश्ता कराना, और ये इस तरह से जो चेन बनी है वो रेगुलर चल रही है। और ये मैं आपके चैनल पर खुल के कह रहा हूं कि मुझे नहीं यकीन था कि ये रेगुलर चलेगा। अच्छा, ये लोग जुड़ते कैसे हैं आप? ये तो महाराज जी की कथाएं सुनाता हूं बाबा नीम करोली की दस्तक मीडिया पर जी। और वहां से लोग जुड़ते हैं। और लोग अब ये नगर में भी लोग देख रहे हैं कि गाड़ी जा रही है, भोजन बट रहा है। और भोजन के साथ और मैं महाराज जी की रसोई की बात बता दूं कि जुड़ने की बात पहले मैं ज्यादा क्लियर कर दूं कि लोग सेवाएं देख रहे हैं। लोगों ने देखा कि हमने पैसा भेजा, अब हमारी ड्यूटी है, उन्होंने कहा कि हम 200 व्यक्तियों को भोजन कराना चाहते हैं, तो 200 व्यक्तियों का भोजन बनवाया हमने। अगर उन्होंने कहा हम रसोई में करवाना चाहते हैं, 2 ऑप्शनल होते हैं, या तो रसोई में करवा लो या भट्टे में करवा लो। तो उन्होंने कहा हम रसोई में करवाना चाहते हैं, तो रसोई में दिखा दिया, गिनती से सब रिकॉर्डिंग होती है एक एक व्यक्ति की, और वो रिकॉर्डिंग उसको भेज दी जाती है और इधर चैनल पर डाल दिया जाता है, सार्वजनिक कर देते हैं बिल्कुल। और इधर उस व्यक्ति को भेज दिया। आप केवल माध्यम है? हम केवल माध्यम है। शुक्ला जी, मैंने आपके चैनल पे ही मैंने देखा था बाबा जी की रसोई, महाराज जी की रसोई जी। मैंने चैनल पे ही आपका देखा था कि अन्य दान के अलावा भी आपके कुछ और भी कार्यक्रम रहते हैं। जैसे मैंने देखा बस कंबल वगैरह वितरण हो रहा था, है ना, और वस्त्र वितरण मैंने देखा है, अन्य भी हमने देखे हैं। ये जूते चप्पल मैंने देखा है, सर्दियों में आप बांट रहे हैं गरीबों को। तो ये सब कहाँ से कैसे क्या करते हैं? देखिए, वस्त्र वितरण की कार्रवाई जो शुरू हुई, पहले तो जब रसोई का अन्नदान गया, भोजन प्रसाद गया वहां पर, तो वहां पे ये देखा कि लोग जीवन के लिए, वही मैंने आपको बताया था, रोटी और कपड़ा। तो हम रोटी के साथ कपड़े पे पहुंच गए। सर्दी में जब ठिठुरन होती है तो कभी कभी आप समाचार पत्र में पढ़ते होंगे, वैसे ही पता चलता है कि साहब वो ठिठुर के मर गए या वो सर्दी से एक्सपायर हो गए। हम जिस वर्ग से जुड़े हैं उस वर्ग में कपड़े भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए साहब। और विशेष बात यह है कि सर्दी में रजाई कंबल चाहिए। तो रजाई वाली तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, वो और ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन कंबल की व्यवस्था हम कोशिश करते हैं कि जो लोग सर्दी में हमें कंबल प्रदान करते हैं वो हम केवल भेज देते हैं। तीन नहीं, ये कंबल का जो है महाराज जी की कंबल की बहुत सारे है ना, उसी से तो प्रेरणा नहीं मिली कि साहब कंबल ही देना है। नहीं, महाराज जी का एक नाम कंबल वाले बाबा भी है, क्योंकि महाराज जी के नाम जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिताजी ने लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा। इसके बाद वो लक्ष्मण दास बन गए गुजरात में जाके। मैं नाम इसलिए बता रहा हूं कि कंबल की बात आ गई है, तो दूसरा नाम उनका लक्ष्मण दास पड़ा, और आज भी बाबा लक्ष्मण दास लोग कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा नाम मिला, जहां मैंने बवनिया की बात बताई, तालाब में खड़े होकर उन्होंने साधना की तो उन्हें तलैया बाबा कहने लगे। अच्छा। हाँ, इसके बाद जब उन्होंने ट्रेन रोकी नीम करोली गांव में, तो उन्हें फिर ये विश्वव्यापी नाम मिला, बाबा नीम करोली। ये एक गांव का नाम है, नीम करोली एक गांव का नाम है, और उस गांव के नाम को उन्होंने धारण कर लिया। तो अच्छा, ये सब जो नाम मैंने बताया, उसके साथ फिर कोई कंबल वाले बाबा कहता है, कोई चमत्कारी बाबा कहता है, तो ये नाम चलते जाते हैं। कंबल की जो महाराज जी की रसोई के द्वारा बांटने की जो प्रक्रिया की गई है, वो केवल आवश्यकता के आधार पर की गई है, और वो थोड़ी मार्मिक कहानी है। मैं आपको बताऊं, जब रसोई नहीं थी
जब कंबल नहीं वितरित हो रहे थे जी। तो उस समय एक काम करते थे हम, आज भी वो वैसे जारी है। क्या होता था कि घर में जैसे कोई कपड़ा है, हाँ 4 शर्टें हैं, उनमें ये लगा कि 2 शर्टें वैसी हो गई हैं तो उतार के थोड़ा टांग दी। लगने लगा आपको। कोई बर्तन है, कुकर थोड़ा सा खराब हुआ तो हम ये नहीं करते थे कि एक कुकर लेके आ रहे हैं तो दूसरा कुकर जो है उससे दे दें और उसमें पैसे कम करा लें, हम वो कुकर रख लेते थे। इस तरह से पूरे वर्ष जो सामान इकट्ठा होता था वो हम रात के अंधेरे में किसी गाड़ी में रखा और भट्टों पे जाके बांट आए, ये हम और पत्नी, और कभी किसी मित्र को ले लिया साथ में, और वो एक रात का कार्यक्रम होता था, सो हम करे आते थे, न किसी को मालूम हुआ न हम कुछ, कोई मतलब नहीं था उसमें। फिर कुछ वर्षों के बाद मेरी ये समझ में आया कि हम तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को दिन में करना चाहिए, अभी रात में क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो एक तो अच्छा काम हाँ, तो फिर हमने वो काम दिन में शुरू कर दिया। और कई वर्ष पहले की बात है कि हाँ, जो जोगापुरैया के पास भट्टा है उस पर हम अपना बचा हुआ घर का सामान, और फिर मैंने उसमें कुछ मित्र भी कर लिए साझे कि भाई आपके यहाँ पुराने कपड़े हों तो हमें दे दीजिए, कुछ और बस चीज़ें हों दे दीजिएगा। तो वो अच्छी खासी संख्या हो जाती थी मेरे पास, और वो एक दिन उसमें रखा किसी वाहन में और जाके बांट आए, बात खत्म हो जाती थी। एक वर्ष ऐसा ही हो रहा था, दिसंबर का महीना था और कड़ाके की सर्दी थी जी। तो जो साड़ी थी 8-10 होंगी हमारी समझ से, उनमें अच्छा उसमें भी हमें देखना पड़ता था कि कौन ज्यादा पात्र है उसमें। मैं एक और प्रसंग, आपका बड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा, मैं एक और प्रसंग मैं सुनाता हूं आपको। तो पहले वो मैं बता दूं, इसके बाद फिर मैं, आप याद दिलवाएंगे तो मैं वो कुकर वाला भी प्रसंग सुनाऊंगा आपको। तो उसमें साड़ी जब हम दे रहे थे तो एक महिला जिसकी उम्र हमारी 20 साल भी नहीं होगी, एक बच्चे को गोदी में लिए थी, केवल एक झीनी साड़ी पहने हुए थी, दूसरा कपड़ा नहीं था, और बच्चा 1 या 2 दिन का था। उसको देखते ही हमारी पत्नी की आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आगे बोले, देख रहे हो आदमी के पास कितनी कमी है। और वहीं उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें इतना सक्षम बनाओ कि हम इन्हें नए कपड़े दे सकें। और शायद उनकी इस प्रार्थना का ही ये असर है कि गत वर्ष 2023 में लगभग 1000 से कुछ कम थे कंबल बटे। पिछले वर्ष 2023 की बात, 2023 2024 में मैं नींव करोरी गया और हमने महाराज जी से बड़ी तेज आवाज में कहा, मैंने कहा महाराज जी अब की बार 1000 से ज्यादा बंटवा दो। ऐसे इसी मतलब तेवर में मैंने उनसे कहा, नीम करोड़ी धाम महाराज जी के सामने कह के। तो महंत जी बैठे थे, बोले शुक्ला जी क्या कह रहे हो? हम चिल्ला के कह रहे हैं कि महाराज जी अब की बार 1000 से कुछ कम थे, 1000 से ज्यादा बंटवा दो। और वर्ष 2024 में 1900 प्लस कंबल बटे, लेकिन 2000 का आंकड़ा नहीं छुआ। अब की बार मन से कह दिया महाराज जी से कि महाराज जी गलती हो गई, चिल्ला के कहा था। अब की बार 2000 प्लस करवा दो। और हमारे यहाँ एक ही वस्त्र विक्रेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लोग कहेंगे उनका विज्ञापन कर रहे हैं, वही हमको सप्लाई करते हैं कंबल की, और नो लॉस नो प्रॉफिट पे करते हैं वो। अच्छा। हाँ, जो जैसा उन्होंने हमें बताया, हमें विश्वास है। 2000 कंबल अब की बार उन्होंने मंगवा के रख लिए हैं, और जिसमें लगभग 400 कंबल के लगभग बट चुके हैं। अभी इसी कार्तिक पूर्णिमा से ये शुरुआत की है, और शायद 2 भट्टों पे बांटे आए हैं भैया। और ये अब महाराज जी कितने बंटवाएंगे पता नहीं, लेकिन ये आशा है कि 2000 के प्लस में आंकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर मैं उन सभी महाराज जी के भक्तों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि ये आंकड़ा बताने का माध्यम मैं हूँ, मेरा और कुछ नहीं है, सब आपका है। और पिछले वर्ष महाराज जी के
नाती डॉक्टर धनंजय शर्मा ने 25 कंबल भेजे, यानी 25 कंबल की धनराशि भेजी। और होता क्या है, बड़ा पारदर्शी व्यवस्था है जी। कैसे? आपने पूछा कि हम 10 कंबल बांटना चाह रहे हैं, तो जितने का आ रहा वो बता दिया जाता है। अच्छा अच्छा। हम तो भोजन लेके ही जाएंगे, तो ऊपर आपने देखा होगा गाड़ी के ऊपर बांध के, और कंबल भी चले गए, वहां जाके बांट दिए। उनको कंबल मिल गए, उनकी ठंड बच गई, और वो जैसे 25 बंटवाए तो 25 लोगों को बांट के उनकी रील बना के, फोटो बना के भेज दिया। जिसने भी पैसा भेजा, जिसने पैसा भेजा उसको यही व्यवस्था है। तो इस तरह से कंबल की व्यवस्था हुई। कभी कभी कोई वस्त्र बंटवाते हैं, और वो सीजन ज्यादातर होता है नवरात्रों में। जब नवरात्रे आते हैं तो कन्या लंगूरा कराए जाते हैं, तो उन बच्चों को बड़ी संख्या में बच्चों के कपड़े बांटे जाते हैं। होली, दीपावली, जब जैसा अवसर आता है। और जो गुजरात से कई बार सीधी फैक्ट्री से गांठें आ गई, किलो धोती बांट दो, तो पूरे पूरे साल हमने उनकी बांटी है। 2 या 3 ही लोगों ने साड़ियां बंटवाई। अब लोग कहते हैं कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो अब इससे ज्यादा खुल के कोई नहीं बता सकता। और सारा रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं है, सारा लेखा होता है। मैं अकाउंट्स का आदमी हूं, और सारा ऑनलाइन पेमेंट है। कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है। जी कि महाराज जी का हमेशा से कहना था कि साहब खूब खूब खाओ, और कुछ ऐसे करके कुछ ठुल ठुल करके, ये उनका कहना है कुछ एक कि आओ खाओ और जाओ। और जो प्रसाद होता था वहां बट के बंद के जो ले जाते थे, तो महाराज जी हमेशा ठुल ठुल बांधो, ये पहाड़ी 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 भाषा है, ठुल ठुल बांधो, यानी ज्यादा ज्यादा बांधो, ज्यादा ज्यादा बांधो। तो वो है। तो यहाँ चल रहा है, बहुत आराम से चल रहा है, और भगवान की कृपा से मैं तो ये चाहूंगा, मैं रहूं ना रहूं, ये मुहिम जारी रहे। तो आपके माध्यम से लगभग सभी युवाओं को और सारे वर्गों को पता भी लग गया कि कहाँ से पैसा आता है, कैसे करते हैं। अगर वो चाहें तो सभी लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक और जहन में एक बात आ रही है कि क्या कोई सरकारी योजना का लाभ आपको मिलता है? इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा का कार्य है ये, तो कहीं ना कहीं सरकार भी आपको मदद करती होगी। राजा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मैं बहुत खुल के बता देना चाहता हूँ। हमारे यूपी सरकार में तो वैसे ही बाबा जी बैठे हुए हैं, वो तो नहीं, बिल्कुल सही है, खोल के हमेशा के लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। आप सरकार की सराहना करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप किस पार्टी से हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सराहनीय है। ये पार्टी का नहीं, नहीं। एक अच्छे शासन की बात। जी, सुशासन है, और जो वो काम कर रहे हैं, धर्म के यहीं जो विद्रोह आश्रम में बैठे हैं, यहीं लाखों का विकास कराया है उन्होंने इस आश्रम में, अन्य जगह भी देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं बधाई देता हूं। लेकिन मैं ये एक बात यहाँ ये स्पष्ट कर दूं, सरकार के द्वारा अभी तक 1 रुपए का इन्वेस्ट नहीं है महाराज जी की रसोई में, ना उन्होंने किया, ना मैंने मांगा है। अच्छा, आपका प्रयास भी नहीं रहा है? मैं प्रयास भी नहीं रहा, बिना अच्छा, एक बात बताइए, मैं आज एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। जी बताइए। आप हर काम सरकार के सहारे ही क्यों करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहते भाई। समाज में हो, आप खुद भी करिएगा। सरकार तो जहां काम नहीं चले वहां करे। और मुझे लगता है चाहे वो पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री सबका होता है, प्रधानमंत्री सबका होता है, और धर्म के क्षेत्र में काम हो रहे हैं। महाराज जी की रसोई में सरकारी धनराशि 1 पैसे की नहीं है, कहीं से भी। महाराज जी की रसोई कहीं से भी। जी। यहां तक अभी एक और मैं आपको बता दूं, जो हमारे यहाँ गौवंश हैं, जी, उनके लिए भी हमारे यहाँ भोजन जाता है। हमारे यहाँ एक गाय हमारे खूंटे पे एक भी नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ कई गाय, दर्जनों गायों के लिए किसी ने कहा कि साहब उन्हें चारा डलवा दो, तो भैया चारा खरीदा, भूसा रहता है। हमारे यहाँ मशीन भी लगी है, चारे वाली मशीन। अच्छा। भैया बनवाया, टीम गई, खवाई। कहाँ पे? जो सड़क पे मिलते हैं, जहां पर जो उनको चारा डाल दिया जाता है। सड़क पे तो होनी नहीं चाहिए सरकार का। अब ये मेरे मुद्दे की बात नहीं है। सच्चाई आप बताइए कि सड़क पे गौवंश है या नहीं है?
नहीं बिल्कुल, वही तो जब आप डाल रहे हैं सड़क पे नहीं, तो हम तो भाई वीडियो देते हैं, बताते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो एक ये भी मुहिम आपकी इस साथ में चल रही इसी साथ में चल रही है। साथ। शुक्ला जी, आपकी भविष्य की क्या योजना है रसोई के लिए, महाराज जी की रसोई के लिए? देखिए राजा भैया, भविष्य जो वर्तमान में चल रहा है जी, उसको प्रयास है कि उसको बनाए रखें हम। अच्छा, जो इस समय जो चल रहा है बस वही बनाए रखें, क्योंकि मैं किसी की रसीद नहीं काटता, मैं किसी के दरवाजे नहीं जाता कि लाओ पैसा दो, तो भविष्य की योजना क्या होगी। लेकिन एक बात जरूर है, जिन्होंने ये रसोई स्टार्ट करवाई, जो आज की तारीख में संचालित कर रहे हैं, जो संरक्षण दे रहे हैं, जो ये सब अन्नदान के साथ वस्त्रदान जोड़ दिया, बर्तन दान जोड़ दिया, मानवीय आवश्यकताओं की जो पूर्ति हो सकती है वो सब चीजें जोड़ दी, जी जी, उन महाराज जी पे ही विश्वास है। वो जैसे चाहे वैसे करें, भविष्य में उन्हें क्या करना है वो जाने। मेरा वर्तमान में काम करने का है, वो मैं कर रहा हूं। सब महाराज जी के हाथों छोड़ रखा, सब उनके हाथों है। वो हो सकता है कि 10 रसोई ऐसी खुलवा दें, कई शहरों में भोजन बटे, और वो अगर कोई बदमाशी करे, कोई वैसे करे, तो वो इसे भी बंद करा दे। खुली बात है साहब। जी बिल्कुल। तो ये जितनी पारदर्शिता से जो हो सकता है, उनकी निगाह से तो कुछ छुपा ही नहीं है। यही कारण है, मैं आपसे शुरू में भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं कि मुझे नहीं विश्वास था, और ये हमारा ध्येय भी नहीं था कि रोज 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, हम जब तक चलेगी तब तक चलेगी। लेकिन जब वो लगातार चलेगी तो ये मेरे लिए चमत्कार है मेरी जिंदगी में। जी बिल्कुल। तो भाई उसको स्वीकार करता हूं, मैं आज भी स्वीकार करता हूं, तहे दिल स्वीकार करता हूं। ईश्वर ने आपको चुना एक अच्छे नेक कार्य के लिए। मैं तो उन्हें लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी कृपा की है, जैसी मुझ पे कृपा की है, कईयों पे करें, बहुतों पे करें, और बहुत लोग इस मुहिम में जुट जाएं कि समाज में अगर कहीं कोई वो कर सकते हैं तो वो नेक कार्य करें। आज हमारे साथ थे शुक्ला जी, विनोद शुक्ला जी, जो बाबा जी की रसोई, महाराज जी की रसोई का संचालन आज 3 वर्षों से लगातार करते चले आ रहे हैं। साथ ही साथ गरीबों के लिए वस्त्र, अन्नदान, है ना, कपड़े, कंबल, जानवरों के लिए चारा, है ना, लगभग हर चीज़ निस्वार्थ तरीके से समाज सेवा में लगे हुए हैं। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे कार्य के लिए ईश्वर ने शुक्ला जी को चुना। ये शुक्ला जी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो शुक्ला जी, आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपने मुझे अपना बहुत अमूल्य और बहुत ही कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मित्र, जीवन जन्म और मृत्यु के बीच की सांसें हैं। जीवन, जन्म हुआ, जीवन शुरू हुआ, और जिस दिन ये कट सत्य है, जब यहां से जाओगे तो वो मृत्यु कहलाती है। तो उसी दिन फिक्स हो गया कि आए हो तो जाओगे। तो जो समय मिला है, यहां अच्छे काम कर लीजिएगा, किसी को 2 पल की मुस्कुराहट दे दीजिएगा, अगर आपकी क्षमता में है तो आप उसे कहीं से भी अगर राहत देते हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आप मानव की सेवा कर रहे हैं, और मानव की सेवा ही माधव की सेवा है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।